टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रिवीजन ऑफ क्लिनिकल्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहला जो क्लिनिकल है उसका नाम है लैरेंजियल एट्रीजिया। लैरेंजियल एट्रीजिया इसके भी दो केस हो सकते हैं, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन या इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन। एट्रीजिया का मतलब होता है कि किसी भी जो हॉलो विसरा है इसका जो ल्यूमिन है वो 100% ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, यानी 100 कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलती है, तब उसको बोलते हैं एट्रीजिया। लेकिन अगर इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो ल्यूमिन काफ़ी ज़्यादा नैरो होता है, उसको बोलती है स्टीनोसिस। तो पहले हम बात करते हैं एट्रीजिया। एट्रीजिया का मतलब लैरिंक्स जो ल्यूमिन है वो 100% ओब्लिटरेट हो चुका है। तो ये भी दो केस हो सकते हैं, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन या फिर इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन, जिसको हम बोलते हैं स्टीनोसिस या लैरिंजियल वेब। जो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है इसका कॉज यही होता है कि रिकेनालाइजेशन नहीं हो सके। रिकेनालाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी हॉलो विसरा होता है या फिर ठीक हो गया तो पहले इसका जो ल्यूमिन होता है उसके सेल्स ओब्लिटरेट कर देती है। फिर कैविटी को क्रिएट करने के लिए फिर क्या होता है, जो सेंटर वाले सेल्स की डेथ होती है जिसकी वजह से कैविटी दोबारा बनती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिकेनालाइजेशन। तो अगर रिकेनालाइजेशन 100% फेल हो जाए या फिर कंप्लीट फेल हो जाए तब हमें लैरेंजियल एट्रीजिया देखने को मिलता है। लेकिन अगर रिकेनालाइजेशन इनकम्प्लीट हो और 10th वीक में हमें देखने को मिले तो उसको बोलेंगे इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन या लैरेंजियल वेब या लैरेंजियल स्टीनोसिस। इसके इफेक्ट क्या हो गए, चूंकि लैरिंग्स का ल्यूमिन ओब्लिटरेट हो चुका है तो फिर अपर फीटल एयरवे जिसमें लैरिंग्स आता है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, और ये ऑब्स्ट्रक्शन को बोलते हैं कॉन्जेनिटल हाई ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? कॉन्जेनिटल हाई एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम। अच्छा, जो पार्ट ऑब्स्ट्रक्शन से डिस्टल था नीचे वाला उसकी डायलेशन हो जाएगी क्योंकि सिक्रेशन ऊपर की तरफ मूव नहीं कर रही, स्पेसिफिकली म्यूकस सिक्रेशन। लंग्स के इनलार्जमेंट हो जाएगी क्योंकि लंग्स आगे एयर को बाहर एक्सपेल नहीं कर पा रहे, वो फ्लूइड से काफ़ी ज़्यादा भर जाएंगे। डायफ्राम की फ्लैटनिंग या फिर इन्वर्जन देखने को मिलेगी। इसके साथ फीटल की एसाइट होगी क्योंकि डायफ्राम अपना काम सही तरह नहीं कर पा रहा, उस तरह फ्लूइड की मूवमेंट भी सही तरह नहीं हो पाएगी। वो फ्लूइड जो एक्सेस होगा वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जमा होता रहेगा, उसको बोलेगा फीटल एसाइट। जो फीटल का जो एडीमा है उसको बोलते हैं हाइड्रोप्स फिटालिस। एसाइड का मतलब होता है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ज़्यादा फ्लूइड हो जाना, और हाइड्रोप्स फिटालिस का मतलब फीटल एडीमा। तो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन में रिकेनालाइजेशन फेल होगी, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अपर एयरवे डिस्टल में हमें काफ़ी ज़्यादा डायलेशन देखने को मिलती है, लंग्स इनलार्ज होगा, फ्लूइड से फिल्ड होगा, डायफ्राम फ्लैट एंड इन्वर्टेड होगा, फीटल एसाइड देखने को मिलेगा, हाइड्रोप्स फिटालिस देखने को मिलेगा। अब अगला है इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन जिसको लैरिंजियल वेब बोलते हैं। इसका काज होगा इनकम्प्लीट रिकेनालाइजेशन ऑफ लैरिंग्स ड्यूरिंग 10th वीक। इसका इफेक्ट क्या क्या देखने को मिलेगा? इसका इफेक्ट ये होगा जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वोकल फोल्ड्स के दरमियान वो म्यूकस में ब्रेन से कवर होगा, यानी जो वोकल फोल्ड्स होती हैं लैरिंग्स के, मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। तो ये है लैरिंजियल ओपनिंग है। लैरिंजियल ओपनिंग दो वोकल फोल्ड्स के दरमियान में होती है, यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स के। तो फिर ये जो ओपनिंग होगी ये किससे कवर होगी? कनेक्टिव टिश्यू या फिर मेसेनकाइम से कवर होगी, जिसको हम बोल देते हैं म्यूकोजा। तो म्यूकोजा से क्या होगी? कवर हो जाएगी। ठीक हो गया। तो जो वोकल कॉर्ड्स होती है, कनेक्टिव टिश्यू होता है वोकल फोल्ड्स के दरमियान, वो म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर हो जाएगा। यहाँ पे भी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलती है, लेकिन ये ज़्यादा सीवियर नहीं होती। और जो वॉइस हमें देखने को मिलती है वो हॉर्सनेस होती है, यानी खड़खड़ाने वाली वॉइस हमें देखने को मिलती है। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट ये होगा कि जो एंडोस्कोपिक डायलेशन कराए। एंडोस्कोप का मतलब एक वो ट्यूब होती है जिसके साथ कैमरा लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से लैरेंजियल वेब की डायलेशन कराती है ताकि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट क्लिनिकल इज ट्रैकियल स्टीनोसिस। अब ऊपर हमने पढ़ा था कि लैरेंजियल स्टीनोसिस, लैरेंजियल एट्रीजिया, लेकिन नीचे अब हम पढ़ेंगे ट्रैकियल स्टीनोसिस, ट्रैकियल एट्रीजिया। तो ट्रैकियल स्टीनोसिस या ट्रैकियल एट्रीजिया का क्या कॉज होगा? इसका यही कॉज होगा कि फोरगट की अनइक्वल पार्टीशनिंग हुई, क्योंकि ट्रैकिया की डेवलपमेंट भी फोरगट से होती है। फोरगट से डायवर्टिकुलम बनता है जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम या फिर लंग बड बोलते हैं। यहाँ से डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, लेकिन अगर फोरगट अनइक्वल पार्टीशनिंग ना करे तब हमें ये ट्रैकियल स्टीनोसिस देखने को मिलती है। स्टीनोसिस का मतलब ल्यूमिन नैरो है, एट्रीजिया का मतलब ल्यूमिन 100% ओब्लिटरेट हो चुका है। इसके टाइप्स क्या होगी? टाइप्स ये होगी कि यहाँ पर हमें इनकम्प्लीट भी देखने को मिल सकता है जिसमें हमें वेब ऑफ टिश्यू देखने को मिलेगा, सिर्फ जिस तरह लैरेंजियल वेब था। इसके साथ एजेनेसिस। एजेनेसिस का मतलब कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ट्रैकिया, यानी ट्रैकिया बना ही नहीं, और ये फैटल होता है क्योंकि रिस्पिरेटरी सिस्टम की ऑब्स्ट्रक्शन हो पाएगी, एयरवे ब्लॉक हो जाएगी जिसकी वजह से डेथ हो जाएगी। तो एजेनेसिस और इनकम्प्लीट ट्रैकियल एट्रीजिया, ये दो चीज़ें देखने को मिलती हैं इन दो के साथ, ट्रैकियल स्टीनोसिस के साथ, ट्रैकियल एट्रीजिया के साथ। नेक्स्ट इज लैरेंजो ट्रैकियो इसोफेगियल क्लेफ्ट। लैरेंजो ट्रैकियो इसोफेगियल, लैरिंग्स इफेक्ट होगा, ट्रैकिया इफेक्ट होगा, इसोफेगस इफेक्ट होगा। अब यहाँ पे होगा क्या? अब जो ऊपर बात हुई थी सिर्फ ट्रैकिया की, अब यहाँ पर जो लैरिंग्स और ट्रैकिया दोनों के दोनों इसोफेगस से कम्प्लीटली सेपरेट नहीं हो पाएंगे, यानी लैरिंग्स और ट्रैकिया किससे कनेक्ट हो गए? इसोफेगस के साथ कनेक्ट हो गए। इसको बोलेंगे लैरिंजो ट्रैकियल
एसोफेगल क्लेफ्ट, तो आपको यहाँ से डायग्राम से दिखा देता हूँ। यहाँ आपको फोरगट नजर आ रहा होगा। फोरगट की वेंट्रल वॉल से क्या निकलता है, डायवर्टिकुलम निकलता है। डायवर्टिकुलम को बोलते हैं लारिंजोट्रैकियल डायवर्टिकुलम। रेस्पिरेटरी बड बनाना है, उससे बनेगा पूरा ब्रोंकियल ट्री और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे कम्युनिकेशन देखने को मिले लारिंजोट्रैकियल ट्यूब का किसके साथ, इसोफेगस के साथ, और तो फिर इसको हम कहेंगे लारिंजोट्रैकियो इसोफेगल क्लेफ्ट। इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से ये होगा कि जो इसोफेगस के अंदर फ्लूइड या फूड होगी वो लंग्स के अंदर चली जाएगी और एस्पायरेशन अमोनिया काज करेगी। दूसरा, साउंड यानी बोलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, उसको बोलेगी एफोनिया, उनके दरमियान में इसोफेगस रुकावट बन रही होगी, तो एफोनिया देखने को मिलेगा, एस्पायरेशन ऑफ फ्लूइड एंड फूड इनटू लंग्स। चौथा है ट्रैकियल डायवर्टिकुलम या फिर ब्रोंकस के, ट्रैकियल डायवर्टिकुलम भी हो सकता है या फिर इसको ट्रैकियल ब्रोंकस भी बोलते हैं। नॉर्मली ट्रैके से कोई सिर्फ ट्रैके दो में डिवाइड होता है, ब्रोंकस में टू प्राइमरी ब्रोंकाई में, लेकिन अगर दो प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड होने से पहले एक छोटा सा ब्लाइंड ब्रोंकस लाइक प्रोजेक्शन ट्रैके से निकले तो उसको बोलते हैं हम ट्रैकियल लोब ऑफ लीवर। क्या बोलते हैं, ट्रैकियल लोब ऑफ लीवर। इसकी वजह से रिकरेंट इन्फेक्शन होगा क्योंकि यहाँ पर साइनोसिस बन जाती है और यहाँ पर वो अच्छी तरह ड्रेन भी नहीं होता इसका एरिया, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी काज करेगा क्योंकि ये ट्रैकियल लोब रिमेनिंग लंग्स के लोब को कंप्रेस करेगा, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखने को मिलेगा। तो ट्रैकियल डायवर्टिकुलम या फिर ट्रैकियल ब्रोंकस क्या होगा, ब्लाइंड ब्रोंकस लाइक प्रोजेक्शन होगी ट्रैकिया से, जिसको ट्रैकियल लोब ऑफ लंग्स भी बोलते हैं। इफेक्ट क्या होगा, रिकरेंट इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन इन्फेंट। इसके बाद चौथा है ओलिगोहाइड्रोमियास इफेक्ट ऑन लंग डेवलपमेंट। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ये होगा कि जो ओलिगोहाइड्रोमियास का मतलब होता है फ्लूइड जो एमनियोटिक कैविटी के अंदर होता है, जिसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, इसकी क्वांटिटी कम हो जाना। अगर 26 वीक से पहले हो तो फिर ये क्या होगा, उसको ज़्यादा सीवियर होगा क्योंकि तब एमनियोटिक फ्लूइड की अमाउंट वैसे कम होती है। अब इसके वजह से ओलिगोहाइड्रोमियास की वजह से क्या होगा कि जो हाइड्रोलिक प्रेशर होता है लंग्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से स्ट्रेच रिसेप्टर इफेक्ट हो गए। स्ट्रेच रिसेप्टर कैल्शियम के जरिए काम करती है, जिसकी वजह से लंग्स की ग्रोथ इफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि लंग्स की ग्रोथ करवाने के लिए बहुत सारे सेकंड मैसेंजर और मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म एक्टिवेट करवाने होते हैं, वो सारे कैल्शियम के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इसके साथ ये हो सकता है जो ओलिगोहाइड्रोमियास है रिलेटिवली जो एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शन होता है कुशन प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, लेकिन अगर ओलिगोहाइड्रोमियास हो गया है, एमनियोटिक फ्लूइड ही कम हो गया तो फिर वो कुशन फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से फीटल थोरैक्स क्या करेगा, लंग्स को कंप्रेस करेगा, लंग्स की डेवलपमेंट इनहिबिट हो जाएगी, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया देखने को मिलेगा। तो ओलिगोहाइड्रोमियास किस तरह से लंग की हाइपोप्लेजिया करा देगा, एक तो ये फीटल थोरैक्स की रिस्ट्रिक्शन करा के, दूसरा ये करा सकता है कि हाइड्रोलिक प्रेशर को कम करके कैल्शियम सिग्नलिंग को ब्लॉक करके। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसके बाद चलते हैं लोब्स ऑफ एजाइगस वेन। जो नॉर्मली जो इसमें होगा क्या, जो एपिकल ब्रोंकस होता है, जो एपिकल सेगमेंट होता है ब्रोंकस का, जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट के अंदर आता है, वो सुपीरियरली और लैटरली मूव करता है आर्च ऑफ एजाइगस वेन के। लेकिन अगर वो सुपीरियरली और मीडियल पास करे आर्च ऑफ एजाइगस वेन से तो यहाँ पर उसके ऊपर इंप्रेशन आ जाता है एपिकल ब्रोंकस के ऊपर, तो फिर इसको बोलते हैं लोब ऑफ एजाइगस वेन। दोबारा बता दें तो इसमें जो एपिकल ब्रोंकस है वो सुपीरियरली ग्रो करना चाहिए, सुप्रोमीडियली ग्रो करना चाहिए, किसके साथ, आर्च ऑफ एजाइगस वेन के साथ। ठीक हो गया। अगर लैटरल मूव ना करें, इसमें यह होगा कि वेन क्या होगी, वेन सुपीरियर लॉब के बॉटम में होगी, इसके ऊपर फिशर बनाएगी, ये फिशर हमें लीनियर मार्किंग बनाएगा रेडियोग्राफ में, तो उसमें आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिलती, लेकिन आपने सिर्फ ये रट्टा मारना कि कौन सा ब्रोंकस यानी एपिकल ब्रोंकस होगा वो सुपीरियोमीडियल मूव करेगा। इसके बाद है कंजेनिटल लंग सिस्ट। कंजेनिटल लंग सिस्ट का मतलब होता है कि जो टर्मिनल या लार्जर ब्रोंकस होते हैं उनकी एबनॉर्मल डायलेशन होना। क्यों होना, क्योंकि अगर उनकी ब्रोंकियल डेवलपमेंट डिस्टर्ब होगी तो फिर वो ज़्यादा सिस्टिक मैस बना देगी, स्वेलिंग बना देगी। इस कंजेनिटल या फिर एबनॉर्मल डायलेशन को बोलते हैं कंजेनिटल लंग सिस्ट, कि ये किसको अफेक्ट करती है, टर्मिनल ब्रोंकस को और लार्जर ब्रोंकस को। इसके इफेक्ट क्या देखने को मिलेंगे, बहुत सारी सिस्ट होगी और ये सिस्ट ऐसी होगी जैसे मक्खी का छत्ता होता है, तो उसको बोलेंगे हनीकॉम्ब अपीयरेंस। इनकी ड्रेनेज काफ़ी ज़्यादा पुअर होती है, जब इनकी ड्रेनेज पुअर होगी तो फिर इन्फेक्शन होने के और इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो फिर कंजेनिटल लंग सिस्ट में आपने ये रट्टा मारना है कि जो एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ टर्मिनल या लार्जर ब्रोंकस, मल्टीपल सिस्ट देखने को मिलेगी, हनीकॉम्ब अपीयरेंस होगी, इनकी ड्रेनेज पुअर होगी, इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। अब लंग्स ऑफ न्यूनेट, ये इंपॉर्टेंट के लिए निकला क्योंकि एमसीक्यूज में आ सकता है। जो फ्रेश हेल्थी लंग्स होते हैं उनके अंदर एयर होती है, जब एयर होती है तो उसका मतलब वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर सकते हैं। दूसरा, अगर ऐसा न्यूबॉर्न या ऐसा इन्फेंट जिसके जो डिसीज़ है या मर चुका है या स्टिल बॉर्न, ठीक है, प्रेगनेंसी हुई है, तो फिर उसके जो लंग्स हो गए, उसके लंग्स के अंदर फ्लूइड भरा होगा, उसके अंदर लंग्स के में कोई एयर नहीं होगी, तो उसको अगर वाटर के ऊपर रखे
तो वो फ्लोट नहीं करेगा बल्कि वो सिंक कर जाएगा। तो ये मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस है चेक करने के लिए हेल्थी लंग है या फिर डिजीज या स्टिल बॉर्न इन्फेंट है, क्योंकि इसका लंग्स होगा वो फ्लूइड से भरा हुआ होगा, वो वाटर के ऊपर फ्लोट नहीं करेगा बल्कि वो सिंक कर जाएगा। इसके बाद है एजेनेसिस ऑफ लंग्स है। लंग्स की एजेनेसिस का मतलब फेलियर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिस्पायरेटरी बर्ड्स। रिस्पायरेटरी बर्ड्स कहाँ से बनते थे? लैरिंजोट्रैक्टल डायवर्टिकुलम। लैरिंजोट्रैक्टल डायवर्टिकुलम कहाँ से बनता था? ये बनता था फोरगट की वेंट्रल वाल से। ठीक हो गया। इसकी वजह से इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा? यूनिलैटरल पल्मोनरी एजेनेसिस होगा, जिसकी वजह से सांस लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। जो हार्ट और मीडियस्टाइनल स्ट्रक्चर्स हो गए वो अफेक्टेड साइड पे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास जगह मिल गई, क्योंकि एक लंग चला गया तो फिर इसकी जगह ऑक्यूपाई करने के लिए हार्ट और मीडियस्टाइनम के स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे। जो दूसरा लंग्स होगा वो कंपनसेशन करने के लिए ज़्यादा एक्सटेंड होगा, ज़्यादा हाइपर एक्सटेंशन करेगा। ठीक हो गया। इसके बाद चलते हैं लंग हाइपोप्लेजिया। लंग हाइपोप्लेजिया, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे फीचर्स क्या हो गए? हाइपोप्लेजिया मतलब लंग का वॉल्यूम रिड्यूस हो गया है। ठीक हो गया। इसके साथ यहाँ पे जो स्मूथ मसल्स होते हैं पल्मोनरी आर्टरीज में उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। इसका कॉज क्या होगा? कॉन्जेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया। कॉन्जेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया तो हमने आपको पहले बताया था डायफ्राम वाले चैप्टर में कि जो अगर डायफ्रामेटिक हर्निया होता है तो फिर एब्डोमिनल विसरा थोरेसिक विसरा को इंटरप्ट करेंगे, स्पेसिफिकली वो लंग्स से कंप्रेशन करेंगे। लंग्स से कंप्रेशन होती है तो फिर लंग्स की डेवलपमेंट आगे इनिशिएट नहीं हो सकती फिर पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया देखने को मिलेगा। पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया की दो चीज़ें देखने को मिलती है। दूसरा एक पहला लंग का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाना, दूसरा पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन को यहाँ किससे शो कर रही है? हाइपरट्रॉफी ऑफ स्मूथ मसल इन पल्मोनरी आर्टरी से शो कर रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद है इसके इफेक्ट क्या हो गए? जो लंग्स हो गए वो एयर को एक्सचेंज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी। जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी तो फिर पल्मोनरी ब्लड फ्लो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है, मजीद रिस्पायरेशन लेना मुमकिन नहीं होगा, डेथ हो जाएगी। इसके बाद है एसेसरी लंग। एसेसरी लंग को बोलते हैं पल्मोनरी सेक्वेस्ट्रेशन। इनकी एनाटॉमिकल लोकेशन क्या होती है? लेफ्ट लंग की बेजल सर्फेस के ऊपर। जो लेफ्ट लंग होता है इसकी बेजल सर्फेस के ऊपर हमें ये एसेसरी लंग देखने को मिलती है। लेकिन ये एसेसरी लंग होता है ये ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री के साथ कम्युनिकेट नहीं करती। इनकी ब्लड सप्लाई भी सिस्टमिक आती है, सिस्टमिक सिस्टम से आती है। इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? अगर ये लार्जर मैसेस होते हैं, अगर ये बड़े बड़े मैस के हो गए, चूँकि इनका कोई ताल्लुक ब्रोंकियल ट्री के साथ है नहीं, मतलब ये रिस्पायरेशन में कोई हेल्प नहीं लेंगे, बल्कि ये उल्टा सिस्टमिक सर्कुलेशन को खा रहे हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन को ऑक्यूपाई किए हुए हैं, तो फिर इनको रिमूव कराना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि सिस्टमिक सर्कुलेशन को यूज़ कर रहे हैं, अपना काम नहीं कर रहे, मतलब रिस्पायरेशन परफॉर्म नहीं कर रही, क्योंकि इनका कनेक्शन ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री के साथ नहीं होता। इसके बाद एक्टोपिक लंग। एक्टोपिक का मतलब अपनी एनाटॉमिकल साइड से हट के दूसरी जगह पे आ गए, तो उसको बोलते हैं एक्टोपिक लंग लोब्स। ये ट्रैकिया में भी हो सकते हैं, एसोफेगस में भी हो सकते हैं। इनका कॉज क्या होता है? एडिशनल रिस्पायरेटरी बर्ड जो बनते हैं फोरगट से। अगर फोरगट से एक के बजाय 2-3 बर्ड बनना शुरू कर जाए तो वो एक्टोपिक लंग लोब बनाएंगे। अब जो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल स्टार्ट हुआ है इस चैप्टर का वो है ट्रैकियो इसोफेगल फिस्टुला। फिस्टुला का मतलब होता है एब्नॉर्मल पैसेजवे बिटवीन टू हॉलो विसरा लाइंड बाय एपिथेलियम। अब यहाँ पे कौन से वो दो हॉलो विसरा हो गए? ट्रैकिया और इसोफेगस। तो एब्नॉर्मल पैसेजवे बिटवीन ट्रैकिया एंड इसोफेगस लाइंड बाय एपिथेलियम। कॉज क्या होगा? कॉज ये होगा कि जो फोरगट है, फोरगट का क्रेनियल पार्ट जो उसके भी वेंट्रल वाल वो इसोफेगस वाले पार्ट में और रिस्पायरेटरी पार्ट में सही तरह डिवाइड ना कर सकी। तो अगर इसकी इनकम्प्लीट डिवीजन होगी फोरगट वाले पार्ट की तो फिर हमें एक फिस्टुला या फिर एबनॉर्मल कम्युनिकेशन देखने को मिलेगी। मतलब इस पार्ट को इससे सेपरेट हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर इनकम्प्लीट सेपरेशन या पार्टीशन होती है तो फिर इसको बोलते हैं फिस्टुला। या ठीक हो गया। या तो इनकम्प्लीट डिवीजन हुई है या फिर वो क्या कहिए इनकम्प्लीट फ्यूजन हुई है ट्रैकियो इसोफेगल फोल्ड्स की, ट्रैकियो इसोफेगल फोल्ड्स की, या फिर ट्रैकियो इसोफेगल सेप्टम डिफेक्टिव था। मैं आपको दिखाता हूँ। पहले बनते हैं ट्रैकियो इसोफेगल फोल्ड्स। ट्रैकियो इसोफेगल फोल्ड दरमियान में क्या बनाते हैं? ट्रैकियो इसोफेगल सेप्टम। तो अगर ट्रैकियो इसोफेगल फोल्ड सही तरह नहीं बन पाए या फिर बाकी मीडियली मूव ना किया है तो उसकी वजह से ट्रैकियो इसोफेगल सेप्टम नहीं बनेगा, या फिर इनकम्प्लीट पार्टीशन या डिवीजन हुई तब हमें ट्रैकियो इसोफेगल सेप्टम दे या ट्रैकियो इसोफेगल फिस्टुला देखने को मिलता है। इसकी 5 टाइप होती है। पहले जो टाइप है वो 90% कॉमन होती है। इस टाइप में ये होगा कि जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है इसोफेगस का, प्रॉक्सिमल पार्ट होता है इसोफेगस का वो ब्लाइंड एंड होगा, जबकि डिस्टल पार्ट होगा वो फिस्टुला बनाएगा ट्रैकिया के साथ। जो अगला बी टाइप है ये 4% कॉमन होती है। इसमें ये होगा कि जो प्रॉक्सिमल पार्ट और डिस्टल पार्ट इसोफेगस के उनका एट्रीजिया तो होगा लेकिन यहाँ पे कोई फिस्टुला देखने को नहीं मिलेगा। सी पार्ट को एच शेप ट्रैकियो इसोफेगल फिस्टुला भी कहते हैं। इसमें यह होगा कि दोनों के दोनों पार्ट फिस्टुला बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे, प्रॉक्सिमल पार्ट भी और डिस्टल पार्ट भी। टाइप डी वो ए का उल्टा है। इसमें यह होगा कि इसमें जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो फिस्टुला बनाएगा, जो डिस्टल पार्ट है वो एट्रिजिक होगा। यानी एट्रेटिक का मतलब इसका ल्यूमिन 100% ऑब्लेटरेट होगा। अब
ई टाइप है, ई टाइप सबसे ज़्यादा कम होती है, 1% होती है, ये 4%, ये भी 1% होती है, ये भी 1% होती है। इसमें जो प्रोक्सिमल पार्ट और डिस्टल पार्ट दोनों फिस्टुला बनाएंगे, लेकिन दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। ठीक हो गया, कम्युनिकेट नहीं करेंगे। इसका इफेक्ट क्या होगा, एसोफेगल एट्रीजिया हो गया तो फिर इन्फेंट स्वैलो नहीं कर सकता तो फिर जो स्लाइवा है उनकी ड्रोलिंग होगी, मिल्क की रिगर्गिटेशन होगी फीडिंग में। इसके साथ स्टोमक होगा, स्टोमक में यानी गैस्ट्रिक कंटेंट हो गया और इंटेस्टिनल कंटेंट हो गया, वो फिस्टुला से पास करते हुए ट्रैकिया से लंग्स में आएंगे, फिर वो आगे किसको डैमेज करते हैं कि लंग्स की इन्फ्लेमेशन होगी। इस कंडीशन को बोलेगा न्यूमोनाइटिस। और इसके साथ साथ पॉलीहाइड्रोमियास भी हो जाएगा, क्योंकि इसोफेगल एट्रीजिया हो गया तो फिर इन्फेंट किसको स्वालो नहीं कर सकता, एमनियोटिक फ्लूइड को, तो पॉलीहाइड्रोमियास देखने को मिलेगा। अब लास्ट है रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, या फिर इसको बोलते हैं हम हाइलीन मेम्ब्रेन डिजीज। इसमें रैपिड लेबर्ड ब्रीथिंग होती है प्री टर्म इन्फेंट में। इसका मेन मसला क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ सर्फेक्टेंट, जो सरफेस टेंशन को कम करता है। सरफेस टेंशन या फिर सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी होने की क्या क्या वजह हो सकती है, पर प्रोलॉन्ग इंट्रायूटेरिन एस्फिक्सिया की अगर एक्सचेंज नहीं होती ऑक्सीजन की या कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसकी वजह से टाइप 2 एल्वियुलर सेल्स वो डैमेज हो जाएगी, इनकी डेथ हो जाएगी, जिसकी वजह से सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। दूसरा ये हो सकता है कि सेप्सिस, एस्पायरेशन, अमोनिया, यानी हमने किसी तरह टाइप 2 एल्वियुलर सेल्स और क्लारा सेल्स को डैमेज करना है जो सर्फेक्टेंट को प्रोड्यूस करते हैं। सर्फेक्टेंट नहीं है, सरफेस टेंशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, एंटीलैक्टेसिस हो जाएगा, लंग्स को इन्फ्लेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस कंडीशन में ये होता है कि जो एल्वियुलाई होते हैं उनका प्रोटीन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। वो प्रोटीन कंटेंट इसलिए ज़्यादा हो जाती है क्योंकि सर्फेक्टेंट को बनाने वाली जो प्रोटीन होती है, सर्फेक्टेंट प्रोटीन A B C D, वो जमा होना शुरू हो जाती है। उसकी शेप होती है क्लासी और हाइलिन लाइक, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, अगर इन्फेंट है तो उसको आर्टिफिशियल सर्फेक्टेंट दे दो, और अगर मदर है तो इसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के इंजेक्शन दे दो या T4 के भी, ताकि सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए। तो ये थे क्लिनिकल्स। अगर वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।